महिलाओं की आजादी का आंदोलन। वैसे तो विस्तार से प्रकाशक श्रद्धेय भक्ति जी डालेंगे, लेकिन मैं तो सिर्फ भूमिका के तौर पर इतना कह सकता हूं। भारत में यह विषय बेहद प्रासंगिक है। दुनिया के मामले की तो मुझे कुछ पता नहीं, संसार के मामले में, लेकिन महिलाओं की आजादी, ऐसा जब भी हम कहते हैं, एक दास्ता की अनुभूति हमें होती है। कहीं ना कहीं दास्ता का भाव प्रभाव रहा जरूर होगा जो आज महिलाओं की आजादी की बात हो रही है। और मैं पूरे पुरजोर भरोसे के साथ कह सकता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो कुछ किया गया महिलाओं के लिए आधुनिक भारत में, हजारों साल की धार्मिक दास्ता से मुक्ति के जो प्रयास हुए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के दौर में जितना बड़ा प्रयास हुआ है, ये दुनिया के इतिहास में लिखा जाना है और लिखा हुआ है। एक ऐसा जमाना, दास्ता की तो बात छोड़ दीजिए, मतलब जिनको कुछ छोड़ा ही नहीं। किसी ने पैर की जूती कहा, किसी ने उपभोग की बात कही, मतलब सारे पैमाने पार कर दिए। और उस जमाने में एक महापुरुष जिन्होंने हजारों साल की दास्ता के खिलाफ खड़े होकर के संविधान में अधिकार दिए, इसकी कीमत पद से मुक्त होकर चुकानी पड़ी, बहुत सारी जिल्लतें झेलनी पड़ी, और एक अध्याय बाबा साहब के साथ पूरा हुआ। लेकिन मैं जो बात आपके सामने लाना चाह रहा हूं, आज मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर सबने महिलाओं को आज महिला दिवस महिला दिवस महिला दिवस लिखा है। तो वहां एक सवाल ये खड़ा होता है कि महिला दिवस पर आज कुछ करना था या सिर्फ महिला दिवस बताना था। आप ताज्जुब करेंगे, देश के तमाम कोने कोने में आज लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई मुबारकबाद, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन धम्मू में पूछ रही है कि आज के दिन कुछ करना था या सिर्फ बताना था। तो आइए, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद महिलाओं की धार्मिक मुक्ति की अगर आवाज देश में उठी है, जैसा बाबा साहब जहां छोड़ गए थे, जैसा बाबा साहब चाहते थे, कहीं से भी एक कोटेशन उठाइए। दुनिया में शायद कहीं किसी महापुरुष ने कहा हो कि मैं किसी देश की किसी समाज की प्रगति इस बात से नापता हूं कि वहां की महिलाओं की दशा क्या है। आप केवल इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का मानवता के प्रति, मानवता के कल्याण के प्रति पैमाना कितना गजब का था, कि मैं किसी समाज की उन्नति का पैमाना, उसकी प्रगति को इस बात से नापता हूं कि उनके समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है। ये बात बाबा साहब उस वक्त कह रहे हैं जब उनके बारे में सोचना भी दुर्लभ बात थी। लेकिन ये अध्याय बाबा साहब के साथ ही समाप्त सा हो गया। आधुनिक भारत में यदि महिलाओं के उन्नति के बारे में नहीं, बल्कि उनकी धार्मिक दास्ता से मुक्ति के बारे में अगर किसी ने सोचा है, और सोचा नहीं बल्कि उधर प्रयास किया है, तो मैं तो पूरी ताकत के साथ कह सकता हूं, ये पूरा श्रेय श्रद्धेय भक्ति करुणा सिंह जी को जाता है। महिलाओं को भी नहीं पता था कि हम गुलाम हैं, उन्हें नहीं पता कि हमारे पास भी किसी की दास्ता है। आप देख सकते हैं, अभी यूनिवर्सिटी में श्रद्धेय भक्ति करुणा सिंह जी बैठे थे, और वहां की डीन, जो बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट की डीन महिला थी, उनके सामने इस बात को जब रख रहे थे, तो वो ब्राह्मण कम्युनिटी से थी। उनको जानकर वो तो स्तब्ध रह गई। उन्होंने कहा, भंते जी, आप महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं, क्या क्या आपके प्रयास हैं? तो जब भंते जी ने कहा कि हम उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी मानसिक उन्नति के लिए भी काम करते हैं, उसका एक उदाहरण दिया भंते जी ने कि इतनी उन्नति के बाद महिला आसमान छू गई, महिला जमीन से लेकर बहुत सारी भौगोलिक तरक्कियां की, शिक्षक बन गई, सब कुछ बन गई। लेकिन आज भी बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं कि महिला घूंघट में है।
हम देख रहे हैं कि महिला चूड़ियों को लेकर एक दहशत में है। हम देख रहे हैं कि महिला ने इस तरह के आभूषण के नाम पर दास्ता के ऐसे प्रतीक पहन रखे हैं जिनमें अभी उसको बहुत बड़ी दहशत छिपी हुई है। हम महिला को वहां से मुक्त कराना चाहते हैं। जब बंटी जी ने इस तरह की बातें शुरू की तो किसी यूनिवर्सिटी की डीन अपने बारे में सोचने लगी कि वाकई बंटी जी यहां तो किसी का ध्यान भी नहीं गया और इसमें कोई संदेह नहीं। हम पढ़ने लिखने के बाद भी, सारी उन्नति करने के बाद भी मानसिक रूप से तो काफी दिक्कत में है। हम अभी सप्ताह में एक दिन बाल भी नहीं धोते, डर लगता है। बहुत सारे ऐसे चीजें बताई, उनकी समझ में आई तो वो हैरान हो गई कि वाकई बनते जी इधर तो किसी का ध्यान भी नहीं गया। भले ही आज शिक्षा वैज्ञानिक बना रही है, भले ही वैज्ञानिक आज प्रोफेसर बना रही है, भले ही आज विद्या बहुत सारे काम कर रही है, लेकिन मन की अविद्या तो आज भी जो कि तो है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं सम्मानित सज्जनों, आधुनिक भारत में यदि मानसिक रूप से एक मानसिक दास्ता से बाहर निकालने का जो बीड़ा उठाया है, जिसकी शुरुआत हुई है, वो धमूमि के द्वारा सरदेव भंते जी ने की है। मैं ये बताते हुए दो तीन उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं ताकि इसको आप ठीक से समझ सके। फिर विस्तार पूर्वक तो आदरणीय भंते धमुनिया जी इस पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। मैं एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। ये बात एक धम्म कारवा की है। धम्म कारवा वाले दिन 18 मार्च को धम्म कारवा हो रहा था। भंते जी ने वो धम्म कारवा महिलाओं की धार्मिक आजादी के लिए समर्पित किया और उस महिला धम्म कारवा में महिलाओं के लिए जो समर्पित धम्म कारवा था उसकी मैं दो तीन गतिविधि आपके सामने रख रहा हूं। जब धम्म कारवा प्रारंभ होने के लिए था तो पहला काम था महिलाओं को केस कंपन कराना था, मुंडन कराना था। अब भारत में पहली बार महिलाओं को मुंडन कराने के लिए, अभी भिकुड़ी बनाने के लिए नहीं, केवल 10 दिन के लिए सामणेर प्रवज्जा कराने के लिए केस कंपन कराने का अभियान चला। तो आप जानकर हैरान होंगे, लगभग 20 या 25 महिलाओं की एक टीम जब केस कंपन कराने के लिए बैठी तो पहली ही एक लड़की थी, नौजवान, महाराष्ट्र से आई थी, नौजवान थी। उसके केस बड़े सुंदर थे, बड़े घने और कारे थे। उसके जब केस कंपन हो रहे थे और महिला भुकड़ी उनके केस कंपन कर रही थी, एक लंबी श्रृंखला में बैठी थी। केस कंपन करते वक्त जब बड़े बड़े बाल उसके कट के नीचे गिर रहे थे, वीडियो फिल्म बन रही थी, सैकड़ों लोग इस घटनाक्रम को देख रहे थे। उसके पूरे बाल कट गए। मैं उसके जो मुद्रा थी चेहरे की उसको देख रहा था, प्रारंभ से लेकर लास्ट तक। मैंने उसके चेहरे की मुदिता को देखा। जैसे जैसे बाल कट रहे थे उसके चेहरे पर बड़ी खिलखिलाहट थी, मुदिता का भाव था, बड़ी प्रसन्नता बढ़ रही थी। और मैं सोच रहा था कि एक नौजवान लड़की के लिए बाल एक श्रृंगार है, एक बाल बड़ी कीमत है, बड़ी धरोहर है। और ये लड़की जैसे जैसे बाल कट रहे बहुत खुश नजर आ रही है। और बाल जब कट गए और वो खड़ी हुई तो मैंने पूछा उसका नाम लेकर के, मैंने कि ये तुम्हारे इतने सुंदर बाल कट गए, तुम्हें तकलीफ नहीं हुई? उसने कहा अंकल, ऐसे कहा अंकल, यदि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना पूर्ण होने में मेरे मामूली से बाल जो कल भी बड़े होकर आ जाएंगे, यदि बाल इस आंदोलन को पूरा करने में कोई भूमिका निभा सकते हो तो मेरे लिए इससे बड़ी गर्व की बात क्या होती। मैं महसूस कर रही थी जैसे मेरे सर से बाल कट रहे थे तो मुझे लगा कि मैं हजारों साल की गंदगी को सर से उठाकर पटक रही हूं। उस लड़की के शब्दों के सामने एक व्यवस्था हार रही थी। वो बाल नहीं कट रही थी, वो कह रही थी कि जैसे मेरे सर पर रखे हुए हजारों साल की व्यवस्था मैंने उठा के पटक दी हो। सम्मानित सज्जनों, जब कोई महापुरुष किसी बात को बताता है तो आंदोलित करता है। यह आंदोलन का परिणाम था। जब यह बात समझ में आ गई कि हम पर किसी व्यवस्था का साम्राज्य है, हमें उठाकर धराशायी कर सकते हैं, बाल तो फिर भी आ जाएंगे, लेकिन एक प्रतीकात्मक उनका तरीका था कि आओ
हम चीवर लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर की उस बौद्धमय भारत की परिकल्पना का मंगलारंभ करें और महिलाओं को एक दहशत से बाहर निकालें। पहली घटना। दूसरी घटना, जब उस कारवां में मशाल लेकर के चलना था महिलाओं को, क्रांति की मशाल थी, हमारी बहुत ही सम्मानित महिला उसमें जब आगे बढ़ी तो उनके हाथ में एक मशाल, जलती हुई मशाल लेकर वो चली और मंच पर जब पहुंची और जब भंते जी ने आह्वान किया, संबोधन किया और कहा कि आज भी शिक्षिकाएं बनी है बाबा साहब अम्बेडकर के अनुकंपा से, डॉक्टर बनी है, अधिकारी बनी है, कर्मचारी बनी है, मिनिस्टर बनी है, मुख्यमंत्री बनी है, सब कुछ बनी है, लेकिन आज भी अज्ञानतावश हम हाथों में चूड़ी पहनकर एक दास्ता के प्रति ढो रहे हैं। हम पैरों में बिच्छुओं को बांधकर धार्मिक दास्ता को ढो रहे हैं। हम मांग में सिंदूर भरकर उसी व्यवस्था का पोषण कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद जैसे कोई हमारा मार्गदर्शक हमें आह्वान कर रहा है एक व्यवस्था को धराशायी करने का। जब भंते जी ने कहा कि हम लड़ कहां रहे हैं, हम लड़ किससे रहे हैं, हमें चोट कहां करनी चाहिए, आज वक्त आ गया है। आज महिलाओं को धार्मिक दास्ता से मुक्त कराने का सही समय और सही वक्त है। हमें सही जगह चोट करनी चाहिए, हमें स्वयं से संघर्ष करना चाहिए। जब भंते जी ने ऐसा आह्वान किया तो मैं उस घटना का जीवंत गवाह हूं। आगरा का मंच था, एक एक महिला उठती जा रही थी, मंच की तरफ बढ़ती जा रही थी। जिन चूड़ियों में पति के प्राण जैसी दहशत उनके दिलो दिमाग में थी, कितने किलो चूड़ियों का ढेर मंच पर लग गया। जो महिलाएं पति के प्राण चूड़ियों में देखती थी, पूरी तरह एक धार्मिक दास्ता से जकड़ी हुई थी। जब किसी महापुरुष की आवाज में इतना दम था कि दहशत से बाहर निकली, देखते ही देखते महिलाओं ने मंच पर चूड़ियों का ढेर लगा दिया। किसी ने चूड़ियां उतारी, किसी ने सिंदूर मिटाने का संकल्प लिया, किसी ने पैर के बिच्छू उतारे। यकीन मानिए, वीडियो देख लेना, आज भी वीडियो है। भारत में पहली बार लगा कि कोई व्यवस्था उठाकर सर से पटकी जा रही है। हजारों साल पुरानी व्यवस्था परास्त हो रही है। न किसी से संघर्ष, न किसी को गाली। हमारे सर पर जिस व्यवस्था का साम्राज्य था, जैसे ही हमारी समझ में आया उसको धराशायी कर दिया। आप कल्पना करिए, हजारों साल से जो सिंदूर एक बुरी व्यवस्था का प्रतीक हमारे बीच में था, सैकड़ों हजारों साल से चूड़ियां जो हमारी व्यवस्था का दम तोड़ रही थी, मौलिक व्यवस्था का। एक महिला जो बिल्कुल हमारे बराबर है, वो इन प्रतीकों में बंद रहकर अपने आप को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में बनी हुई थी। पुरुष की प्रधानता और महिला की अश्रेष्ठता इन प्रतीकों ने बना रखी थी। उन महिलाओं का मुखर होना एक व्यवस्था को परास्त करने जैसा था। मैं सिर्फ ये दो उदाहरण इसलिए आपको बता रहा हूं। आज तक हम किसी दूसरी व्यवस्था को हराना तो चाहते थे, उसको उठा के पटकना तो चाहते थे, लेकिन चोट कहां की जाए और कब की जाए, इससे हम वंचित थे। इसलिए मैं कह सकता हूं सम्मानित साथियों, भारत के संदर्भ में जिन प्रतीकों ने, जिन परंपराओं ने महिलाओं को दास्ता के रूप में आज भी जकड़े हुए हैं, मानसिक दास्ता, अमुक दिन को सिर नहीं धोएंगे, अमुक काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, ये पहनेंगे तो ये हो जाएगा, सफेद कपड़े पहनेंगे तो अनर्थ हो जाएगा, चूड़ियां टूट जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा। इस अनर्थ के भाव से आज बाहर निकाला है। और मैं कह सकता हूं, आज नापतोल की जा सकती है। घूंघट से बाहर निकली है महिलाएं, परिवार के परिवार मुक्त हुए हैं। और अंत में तीसरा उदाहरण देकर के अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। ये भंते जी ने अपने संबोधन में कहा, राजस्थान के किसी परिवार में भंते जी को चाय के लिए बुलाया। भंते जी एक सभा को संबोधित करने के बाद वहां पहुंचे, तो वहां जिस परिवार में भंते जी पहुंचे, तो भंते जी जब पहुंचे तो जलपान के लिए जब वो महिला घर में आई तो पानी लेकर आई तो घूंघट था। भंते जी ने देख लिया,
और पानी के बाद जब चाय का प्रस्ताव आया तो भंते जी ने कहा कि हम चाय नहीं पिएंगे। जिस घर में घूंघट है उसकी चाय कैसे पिए? और अभी हम बाहर संबोधन देकर आ रहे हैं कि घूंघट के खिलाफ। ये भंते जी ने एक अच्छे दूसरे मनोभाव से कहा ताकि बात प्रभाव में आ सके। अब वो बहू, जो घर की बहू थी जिसने घूंघट कर रखा था, उस बहू को भी बुलाया। घर के लोग बैठे थे। उनका, बेटा तुम घूंघट किससे करती हो? क्या घूंघट हट नहीं सकता? उसने कहा, भंते जी घूंघट तो हट जाएगा, लेकिन मेरी सास है, उनको समझाओ। वो सास बुलाई, उन्होंने भी एक घूंघट कर रखा था। उनसे कहा, आपने घूंघट किससे कर रखा है? तो कहा, मेरा तो घूंघट हट जाएगा। मेरी सास, उनकी भी सास थी। तो सास और ददिया सास और बहू तीनों एक जगह बिठाई। ददिया सास से पूछा, माताजी आप तो 80 वर्ष की होगी, आप किससे घूंघट करती हो? उन्होंने कहा, भंते जी घूंघट तो मैं कुछ नहीं करती, पर आदत बन गई है, घूंघट मेरा हो जाता है। उन्होंने कहा, ये आदत तो ठीक नहीं है, ये तो हटाओ घूंघट। तुम अपनी बहू से कहो। उनसे कहा, तुम अपनी बहू से कहो। आप यकीन मानिए, 1.5 मिनट की अवधि में 3 पीढ़ियों का घूंघट समाप्त हुआ। और तब भंते जी ने चाय पी। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात, 3 पीढ़ी के घूंघट हटने में मात्र 1.5 मिनट लगी। इतनी देर का संवाद था। ऐसे मानो को वो घूंघट किसी के कहने का इंतजार कर रहा था। वो बहू बस इंतजार में बैठी थी कि कोई कहे कि घूंघट हटे। बस एक आवाज जिसमें बड़ा दम था। उन्होंने कहा कि घूंघट हटाओ। 1.5 मिनट में 3 पीढ़ी का घूंघट खत्म हुआ। पूरी आजादी के साथ वो परिवार खुशहाल है। ये बात केवल एक परिवार की नहीं है, ये पूरे देश की परंपरा है। हम बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद उन प्रतीकों को, उन परंपराओं को नहीं तोड़ सके जो हमें ही तोड़नी थी। हम किसी और से उलझ गए। तो आओ सम्मानित सज्जनों, मुझे बताते बहुत अच्छा लगा। आज बताने के लिए हमारे पास है कि धम्मभूमि में देश में ऐसा पहला आंदोलन है। श्रद्धेय भंते करुणाशील जी का इतना बेहतरीन मार्गदर्शन है। जो काम हमें करना था, हम किसी और से उम्मीद कर रहे थे। चूड़ियां हमें हटानी थी, मांग के सिंदूर हमें हटाने थे, बिछुए हमें हटाने थे, घूंघट हमें हटाना था। भंते जी ने तो अपने देशनामा में कहा, लानत है तुम्हारी जबानी पर, जो बेटा अपनी माँ का घूंघट नहीं हटवा सकता। घूंघट से बाहर करो। एक तरह की ललकार है। हमें अपने आप को ललकारना था, अपने प्रतीकों को तब्दील करना था, अपनी परंपराओं को छोड़ना था। और ये काम आज धम्मभूमि ने कर दिया है। हम गर्व से कह सकते हैं। याद रखना भारत के नौजवान और भारत के लोगों, बौद्ध समाज के निर्माण का जब भी अतीत और इतिहास लिखा जाएगा, धार्मिक मुक्ति के आंदोलन की बात जब भी दर्ज होगी, तो महिला कैसे मुक्त हुई, ये वर्णन यहीं से शुरू होगा। घूंघट से मुक्ति का मामला, चूड़ियों से मुक्ति का मामला, दास्ता के प्रतीकों से मुक्ति का मामला, इस पर शोध होगा। निश्चित रूप से शोध होगा कि कैसे कैसे छोटे प्रयासों से महिलाओं की धार्मिक मुक्ति का आंदोलन चला। और मैं पूरे गर्व और होश हवास में आपसे बात कर रहा हूं। 18 मार्च आ रहा है, फिर आप देखना, सफारी सूट। भंते जी ने कहा कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। उदाहरण देखना, 2 ही जगह उदाहरण भंते जी देते हैं। सिख समाज का देखिए, 650 साल हो गए। उनके मार्गदर्शन में कहा, आज पूरे देश में सूट पहनती है महिला। उनका उनका पहनावा बदल गया। यह आज भंते जी ने बताया है और लोगों ने अनुपालन किया है। आगरा में आप सब लोग आएंगे, देखना, पहचान नहीं कर पाएंगे कौन महिला कौन पुरुष। एक जैसा लिबास, एक जैसा अंदाज, घूंघट का नाम और निशान नहीं। इसलिए आओ, हम सब लोग एक उदाहरण पेश कर रहे हैं कि आज भारत में धार्मिक मुक्ति के लिए जो काम धम्मभूमि ने किया है, वो मील का पत्थर है, एक युग का प्रारंभ है। धार्मिक दास्ता की बात तो बहुत होती थी, लेकिन महिलाओं से मुक्ति का जो काम है वो यहीं से शुरू हुआ है। इसके लिए बौद्ध समाज सदैव श्रद्धेय भंते करुणाशील जी का ऋणी रहेगा। धम्मभूमि के इस आंदोलन का हम सब लोग ऋणी हैं कि उन्होंने एक कल्चर दी, एक सभ्यता दी,
एक पहनावा दिया, बहुत सुंदर तरीके से लोगों को बदला है, ट्रांसफॉर्मेशन किया है। तो आप सभी देश के लोगों को बधाई, उन सबको मुबारकबाद जिनके घरों से घूंघट हटा है, दास्ता के प्रतीक हटे हैं, समानता का भाव आया है, बेटा बेटी में फर्क खत्म हुआ है, महिला पुरुष का भेद खत्म हुआ है। ये इस आंदोलन के एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो बहुत बहुत आभार आप सब लोगों को, आप इस मूवमेंट से जुड़े, इसके भागी बने। हम चाहते हैं कि मूवमेंट जैसा भंती जी चाहते हैं और आगे बढ़े, हम लोग एक उदाहरण बने। अगर देश में कहीं मानवता का उदाहरण दिया जाए, भेदभाव को खत्म करने का उदाहरण दिया जाए, तो उसमें हम अव्वल दर्जे पे आने चाहिए कि हाँ, देश में धम्म भूमि का आंदोलन है, श्रद्धेय भंते करुणा सिंह जी का मार्गदर्शन है, जहाँ लोगों में कोई भेदभाव नहीं। ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है, इस आंदोलन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैंने कुछ उदाहरण आपके सामने रखे, वैसे तो अनंत उदाहरण हैं, बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन ये उदाहरण है जिनमें बहुत बड़ा फर्क आया है और ये हमारी उपलब्धि है।